हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी राहुल ने भेजी है, तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरा नाम राहुल है। मैं वैसे कनाडा में रहता हूँ। एक शाम मैं अपने घर से किसी काम के लिए निकला हुआ था कि अचानक मुझे कॉल आया। मैं कनाडा में ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ। मैं वहाँ पर ट्रक चलाता हूँ। जब मुझे कॉल आया, मैंने कॉल उठाया तो मुझे पता चला कि बड़ा सा ट्रेलर लेकर मुझे एक जगह पर जाना था जिसकी दूरी कुछ 300 किलोमीटर की होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कनाडा में बहुत बर्फ़ गिरता है। वो शाम भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाते हुए हाँ कह दिया और जो सामान लेने के लिए बाहर निकला था उसे लेकर अपने घर नहीं गया, बल्कि सीधा मेरे ही ट्रक के पास पहुंचा। मेरा ट्रक पूरा लोडेड पड़ा हुआ था। मैंने सामान को वहीं रख दिया और फिर ट्रक लेकर मैं वहां से निकल पड़ा। बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया लोग जब ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं तो सभी लोगों को लगता है काम आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें बड़े बड़े ट्रेलर लेकर चलना पड़ता है। वो दिन भी मेरे पास काफ़ी लंबा ट्रेलर था जो कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। मैं जब वहाँ से ट्रेलर लेकर निकला तब बर्फ़ तो गिर ही रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अब आगे जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा। लगभग 100 किलोमीटर पार करने के बाद जंगली रास्ता शुरू हो गया और आप लोगों को जो कनाडा जाके आ चुके हैं उन्हें पता होगा, या जो कनाडा में होंगे वो लोग जानते हैं कि कनाडा का बहुत बड़ा इलाका आज भी जंगलों से घिरा हुआ है। जब वो जंगल वाला रास्ता आया तब मैं मन में ये सोचने लगा कि यार ये रास्ते पर बर्फ़ भी गिर रही है और रास्ता भी काफ़ी नैरो था, लेकिन मुझे तो ट्रक लेकर यहाँ से जाना ही है। मैं मन में यही सोच रहा था कि रास्ते में कुछ हो ना जाए। वो कहते हैं ना कि कभी कभार इंसान जिस चीज़ से डरता है उसी के साथ वो चीज़ होती है, और वैसा ही हुआ। अचानक से मेरे ट्रक का टायर जो था वो एक ज़ोर की आवाज़ के साथ वहीं बैठ गया। जब मैं ट्रक से नीचे उतर कर देखा तो मेरे एक नहीं बल्कि 2 टायर पंचर हो चुके थे। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार इस घने जंगल में और बर्फ़ वाले रास्ते पर यहाँ पे ये होना था। वैसे तो वहाँ पर यानी कि कनाडा में ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है। मैंने कॉल लगाया और कंपनी में बता दिया। कंपनी ने मुझे वहीं पर रुकने के लिए कहा। लगभग थोड़े ही देर के बाद, कुछ 1-1.5 घंटे के बाद वहाँ पर हेल्प के लिए कुछ लोग आए हुए थे। लेकिन दोस्तों, बात वो 1-1.5 घंटे की थी। जो चीज़ों का मुझे अनुभव वो 1-1.5 घंटे में हुआ वैसा आज तक नहीं हुआ। हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं ट्रक में चढ़कर बैठा तो आसपास कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी। एकदम सुनसान वीरान सा जंगल, चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही थी। मैंने देखा कि एक बड़ा सा आदमी जिसके चेहरे पर खून लगा हो और उसका चेहरा अजीब सा बड़ा, जैसा कि एक आम व्यक्ति का जो शक्ल होती है वैसी 4 शक्लें मिलाकर उसकी एक शक्ल बन रही थी। इतना बड़ा उसका चेहरा था। वो हाथ में कुछ बड़ा सा डंडा लिए हुए आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझ पर ही हमला करने आ रहा है। ट्रक की हाइट आप लोग जानते ही होंगे कितनी ऊंची होती है, लेकिन उसे देखने के लिए मुझे नीचे नहीं बल्कि एकदम सामने देखना पड़ रहा था। वो काफ़ी लंबा चौड़ा और हाथ में कुछ था उसके। बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर रही थी कि उसका शरीर बराबर नहीं दिख पा रहा था, या फिर सच में उसका शरीर कुछ धुंधला ही था। मैं देख रहा था कि वो क्या करता है। वो ट्रक के पास आया और ट्रक को घूरने लगा। उसके बाद अचानक से उसने बाईं ओर जंगल में किसी जानवर की चीखने की आवाज़ सुनी। वो एक लंबी सी छलांग लेकर उस जंगल में चला गया और कहाँ गया पता नहीं चला।
मैं मन में सोचा कि चलो अच्छा है, जान तो बच गई। लेकिन शायद मैं यहाँ पर गलत था, क्योंकि अगले ही कुछ समय के बाद वो फिर से मेरे ट्रक के पास आया। इस बार जब वो ट्रक के पास आया तब मैं उसे गौर से देखने लगा। वो अजीब सा डरावना लग रहा था और कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो जो जंगल में जंप मार कर गया था तो वो किसी जानवर का शिकार करने गया था, और जानवर का शिकार करने के बाद उसे अब और भूख लगी है। हो सकता है कि वो मुझे कच्चा चबा जाए। मैंने इस पर अपनी हिम्मत नहीं हारी और मन ही मन सोचने लगा कि जल्दी से मदद आ जाएगी तो बस यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर वो ट्रक को खोल कर देखने लगा कि उसमें क्या है। उसमें इतनी ताकत थी कि एक हाथ से ही उसने ट्रक का दरवाज़ा उखाड़ कर फेंक दिया। जो दरवाज़ा संकलियों से लॉक किया गया था, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई ये समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, मैं रेयर व्यू मिरर से बिल्कुल साफ देख पा रहा था। फिर वो ट्रक में चढ़ा। पता नहीं वो क्या ढूंढ रहा था, और जब वो ट्रक में चढ़ा तब ट्रक में इतना ज़्यादा वज़न हो गया था कि मैं बिल्कुल साफ महसूस कर पा रहा था कि ट्रक और ज़्यादा नीचे दब चुकी है। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ट्रक को आज ख़त्म ही ना कर दे। फिर वो ट्रक से जंप मारा और उसके बाद किसी चीज़ को सूंघने जैसा करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी गंध को सूंघ रहा है, और वो सूंघते सूंघते जंगल में चला गया। दोबारा मैं ये सोचने लगा कि अब ये वापस ना आए, लेकिन फिर कुछ समय में वो मेरे सामने खड़ा था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसे चाहिए तो क्या चाहिए। मैं वहीं पर बैठकर देखने लगा। अब वो ड्राइविंग सीट के पास आकर कुछ सूंघ रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी मैंने भनक नहीं होने दिया कि अंदर मैं हूँ, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि शायद वो देख नहीं पा रहा था या उसकी देखने की शक्तियाँ कम थी। मैं चुपचाप एकदम अपनी सांस रोककर और केबिन की लाइट बंद करके बैठा था, और फिर से वो दोबारा ट्रक को अच्छी तरह से देखने लगा। लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं मिला और वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसके चले जाने के बाद तुरंत ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे जो मदद करने के लिए आने वाले थे। फिर हमने मिलकर टायर वगैरह चेंज किया और मैं वहाँ से ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। मैंने हालांकि उन लोगों को भी ये बात बताई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये सब बातों पर ध्यान मत दो, यहाँ पर ऐसे क्रिएचर्स देखने को बहुत मिलते हैं। जब भी मैं ये बात किसी को बताता हूँ तो कुछ लोग इसे वेंडिगो कहते हैं, कुछ लोग अजीब सा कोई भूत का नाम देते हैं। वो क्या था मुझे आज तक नहीं पता चला। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी के साथ घटी कनाडा की एक घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रामू की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई सारी कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। मेरा नाम रामू है। वैसे तो मैंने इस चैनल पर पहले भी कई सारी कहानियाँ भेजी हुई हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ और मेरी मम्मी के साथ घटी थी। बात आज से कुछ साल पुरानी है, जब हम लोग गांव गए हुए थे। हमारे गांव में अक्सर ही जंगल का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहा है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता बनाने में या लोगों को रहने के लिए जंगल को काटना पड़ता है, और उसी को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जब मैं गांव गया था तभी मुझे भी वहाँ पर एक बात ये पता चली कि जंगल को काटने के लिए फिर से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जंगल काटने के तो मैं भी खिलाफ था, लेकिन मजबूरी ही इतनी थी कि जंगल को काटना ही पड़ रहा था। वो जंगल से जंगली जानवर भी बाहर आते थे, लोगों को नुकसान पहुँचाते थे। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि गाँव के लोग इतना समझते नहीं हैं, उन्हें बस अपनी जगह पर रहना होता है। जंगल को काटने का मतलब ये था कि जंगल से एक रास्ता निकालना था और कुछ जगह लोगों को देनी थी। शायद वो लोग भी खेतीबाड़ी करते या फिर अपना काम करते और घर वगैरह बनाते। अब बात कुछ ऐसी हुई कि जब हम गांव पहुंचे तो हमारे गांव में जो मुखिया था वो पहले से ही एक ही चीज़ बोल रहा था कि हम जंगल को काटने नहीं देंगे। उसकी बात से सभी गांव वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो लोग इस बात को नहीं मान रहे थे। गांव में बहुत लड़ाई झगड़े चलने लगे। मैं एक शाम में अपने दोस्त के साथ उसी के छत पर बैठा हुआ था। वो कहने लगा, यार ये जंगल का मुद्दा बहुत ख़राब है। मैंने भी कहा, हाँ जंगल को क्यों काट रहे हैं। वो कहने लगा कि जंगल को काटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे और हमें भी तो ऑक्सीजन मिलती है। हम यही सब बात कर रहे थे।
कि अचानक पीछे से उसका बड़ा भाई आया। वो कहने लगा, अरे जानवर और ऑक्सीजन तो छोड़ो, जंगल में जो भूत प्रेत रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। हम लोग उसकी शक्ल देखकर हंसने लग गए और वो हमें एकदम आश्चर्य से देख रहा था। शायद उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम उसे देखकर ऐसा हंसेंगे। वो कहने लगा, तुम लोगों को मजाक लगता है। मैंने कहा कि मजाक की क्या बात है, ये सच ही तो है। जंगल में भूत प्रेत तो कहीं पे भी रह सकते हैं। वो कहने लगा, कहीं पे भी रह सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो आत्माएं होती है उन्हें शांत जगह पर रहना पसंद होता है। वो लोग शांति से जंगल में या समंदर किनारे जहाँ कोई नहीं आता जाता, वो लोग वहीं पर अपना बसेरा करते हैं। मैंने उसकी ये बात सुना और कहने लगा, क्या तुमने कभी किसी भूत प्रेत को देखा है? वो कहने लगा कि गांव में इतनी घटनाएं घटी, क्या तूने कभी सुना नहीं? मैंने कहा कि सुना तो हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि वो सब अफवाह है। वो अब हंसने लगा, कहने लगा, तुम लोगों को सच में ये लगता है कि वो अफवाह है? मैंने कहा कि हाँ, मुझे तो यही लगता है। लेकिन उसका छोटा भाई वो कुछ नहीं बोल रहा था, जो कि मेरा दोस्त था। बस वो चुपचाप बैठकर हमारी बातें सुन रहा था। उसने अपने छोटे भाई को इशारा करते हुए कहा, जा इसको भूत दिखा के ला। मैं एकदम दंग रह गया। मैंने कहा, भूत दिखा के ला? भूत क्या रास्ते पर है जो कोई भी आकर दिखा देगा उन्हें? उसका छोटा भाई जो मेरा दोस्त था वो हंसने लगा, कहने लगा, नहीं, भूत देखेगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन मैं तुझे उनके होने का एहसास करवा दूंगा। मैंने कहा, वो कैसे? वो कहने लगा, आज रात में मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। मैं भी उसकी बात को मान लिया। मैं कहने लगा कि चल कर देखते हैं कौन है भूत और कहाँ होते हैं। और मुझे इस बात का यकीन था कि भूत होते ही नहीं हैं। इसी वजह से मैं एकदम जोश में आकर ये बात कह रहा था। मैं जब भूत देखने जा रहा था, यानी कि जब हमारा प्लान हो रहा था, उसके बाद मैंने सोचा कि खाली हम दोनों ही क्यों, साथ में और किसी को भी ले लेते हैं। मैं अपने घर गया, वहाँ पे जो मेरे कजिन्स थे, तो मैंने उन लोगों को ये बात बताई। वो लोग मुझे मना करने लगे, कहने लगे, रामू वहाँ पर मत जा, जान का खतरा भी हो सकता है। मैं उन लोग से कहने लगा, यार तुम लोग भी ये सब बात पर विश्वास करते हो? वो लोग कहने लगे कि तू शहर में रहता है, इसीलिए तू इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हम गांव में रहते हैं, हमने उन्हें महसूस किया है। जिस किसी को भी वो दिख जाते हैं या जिस किसी के भी सामने आ जाते हैं, उस आदमी को वो सब पागल कर देते हैं। उन लोगों की ये बात सुनकर अब मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने भी मन में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे जाकर देखना ही है। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसके साथ मैं निकल लिया। हम दोनों बाइक पर गए थे। जंगल हमारे गांव से कुछ 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वहां जाने के बाद हम लोगों ने बाइक दूर पार्क की और उतरकर पैदल जंगल में जाने लगे। वो मुझसे कहने लगा कि जंगल में कुछ भी हो, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने उसे देखकर हंसते हुए कहा, डर भूतों से और मुझे, ये दोनों ही नामुमकिन बात है। वो कहने लगा, चल आगे चल, पता चलेगा। काफ़ी अंदर जाने के बाद हमें एक टूटा फूटा सा घर दिखा। वो कहने लगा, ये घर में जा, तुझे भूत के होने का एहसास हो जाएगा। मैंने कहा, घर में भूत रहते हैं क्या? वो हंसने लगा और मुझसे कहने लगा कि जाके देख तो सही। जब मैं उस घर के करीब पहुंचा, दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूँ, एक अजीब सी सिरहन पूरे शरीर में मेरे दौड़ने लगी। ऐसा लगने लगा जैसा मानो कि मैं बर्फ़ की लादी पर खड़ा हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड मुझे आज तक शायद कभी नहीं लगी थी। और ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति है जो मुझे घर के करीब जाने से भी रोक रही है। मुझे एकदम नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को मार लूँ, काट लूँ, या फिर मैं कुछ भी अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँ। मैं वहाँ पर जाते जाते एकदम से रुक गया। पीछे मुड़कर मेरे दोस्त को देखने लगा। वो मुझे कहने लगा, कुछ एहसास हुआ? मैं फिर भी हिम्मत जुटाते हुए कहने लगा, नहीं कुछ नहीं। उसने कहा, हाँ तो अंदर जा, पता चलेगा, लेकिन एक बात सुनकर जाना, अगर तू अंदर से बाहर नहीं लौटा तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं। जब उसने ये बात मुझसे कही तब उसके फेस का रिएक्शन ही कुछ अलग था। मुझे साफ समझ में आ गया कि ये बिल्कुल सच बात बोल रहा है। अगर अंदर मुझे कुछ भी हो गया तो ये तो छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि वो भूत से बहुत डरता था। मैं गेट तक गया और फिर से वहाँ से वापस लौट कर आया। मैंने उससे कहा कि आज नहीं,
फिर कभी जाएंगे। और हम लोग वहाँ से आ गए। मैंने ये बात घर पर आकर किसी को नहीं बताई। कुछ 2-4 दिन ही बीते थे कि मेरे कुछ दूसरे कजिन्स हैं जो कि शहर में ही रहते थे। मैंने उन लोगों को ये बात बताई। वो लोग भी मेरी तरह थे, इन सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं था उन लोगों को। मैंने कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो एक बार मेरे साथ चल कर देखो। वो लोग इस पर मान गए। हम सभी लोग मिलकर रात में मेरे इस दोस्त को बुलाए और ठीक उसी झोपड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। फिर मैंने कहा कि मैं जब पिछली बार आया था तो मुझे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था। वो सभी लोग कहने लगे कि चल कर देखते हैं। हम कुछ 4 लोग थे। जैसे ही उस गेट के पास पहुँचे, इस बार फिर सभी लोगों को वैसा ही महसूस होने लगा। मेरा एक कज़िन भाई जो कि मुझसे उम्र में 3 साल बड़ा था, वो कहने लगा, यार रामू, मुझे भी सच में वैसा ही कुछ लग रहा है जैसा तू बताया था। लेकिन बाकी 2 लोग, पता नहीं उनके मन में क्या था, वो एक ही जिद पकड़ कर बैठे थे कि अंदर आज जाकर ही देखेंगे। जब हम उस टूटे फूटे दरवाजे को खोलकर अंदर गए तो हमने देखा कि उस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ लाल लाल खून पड़ा हुआ था। वो खून भी ताज़ा था, जैसा कि अभी अभी वहाँ पर किसी को मारा गया है। और अंदर बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सूखी पत्तियाँ पड़ी थी। उस हवेली की या उस घर की दीवारें एकदम काली रंग की पड़ चुकी थी। उसे देखकर लग रहा था कि कई सालों से ये दीवारें रो रही है यहाँ पर। और जो उसकी छत थी वो तो मानो आधी टूट फूट गई थी। छत की कुछ खपलियाँ थी जो ज़मीन पर बिखरी हुई थी। उस हवेली का इतना बुरा हाल देखकर हमें डर लगने लगा था। भले भूत दिखा नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं आया है। मैंने मेरे भाई से कहा कि यार चल यहाँ से निकल चलते हैं, मुझे अब डर लग रहा है। वो कहने लगा, यार हम लोग हैं ना साथ में, इसमें डरने की क्या बात है। हवेली या फिर वो घर काफ़ी बड़ा था। हम लोग उसका मुआयना करने लगे। थोड़ा और अंदर गए तो बाईं ओर एक कमरा दिखा। जब वो कमरे का दरवाज़ा हमने खोलने के लिए उसे धक्का दिया दरवाजे को, तो दरवाज़ा गिर पड़ा अंदर। शायद वो दरवाज़ा पहले से ही टूटा हुआ था और एक ज़ोर की आवाज़ गूंज उठी। बाहर जो मेरा दोस्त खड़ा हुआ था वो बाहर से चिल्लाया, अंदर सब सही है ना। हम लोगों ने भी अंदर से आवाज़ लगाया, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। जब वो दरवाज़ा गिरा तब हम लोगों ने एक हवा का झोंका, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा था, वो उस कमरे से बाहर आता हुआ महसूस किया। वो हवा का झोंका इतना ज़्यादा ठंडा था जैसा मानो हम कश्मीर में एक पल को आकर खड़े हुए थे। फिर हम उस कमरे के अंदर जाने को हुए। जब उस कमरे के अंदर गए तो हमें बिल्कुल एक आवाज़ नहीं आ रही थी। यानी कि कमरे के बाहर रहते हैं तो बाहर हवाओं से हिलने की पेड़ की आवाज़ और सूखे पत्तों की आवाज़, ये सब आ रही थी। लेकिन कमरे के अंदर जाते ही सारी चीज़ें बंद और कुछ धीरे धीरे सी अजीब सी चीखने चिल्लाने की दर्द भरी आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि किसी को संकलियों में जकड़ कर रखा है और जिसे भी जकड़ कर रखा है वो दर्द के मारे चीख रहा है, चिल्ला रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। जब हम वहाँ से बाहर आने को हुए तभी जो कि सामने की ओर कमरा था, उस कमरे से एक ज़ोर की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा 2 बड़े पत्थर आपस में टकराए हों। हमने बाहर ना जाते हुए उसी कमरे की ओर दौड़ लगाई। जब उस कमरे के पास जाकर रुके तो हमने देखा कि अंदर तो कोई नहीं है। वो भी कमरा वैसे ही वीरान पड़ा है। उसकी दीवारें भी एकदम काली हो चुकी है। दीवारों का रंग उतर कर कई साल हो चुके थे। मैंने कहा, इस कमरे से आवाज़ आई, लेकिन इस कमरे में तो ना सामान रखा है ना कोई चीज़ रखी हुई है, तो वो आवाज़ कैसे आ सकती है। मेरा जो छोटा कज़िन भाई था वो बोला, पता नहीं, हो सकता है हमारा वहम होगा। मैंने कहा, वहम एक का हो सकता है, 4 लोगों का नहीं। फिर हमारे एक कज़िन भाई ने कहा कि यार मुझे तो एहसास हो गया भूत के होने का और आत्माएं होती है, अब निकलते हैं। हम इतना बोले ही थे कि जो दरवाज़ा हमारे हाथ से लग कर गिर गया था वो एकदम से उठकर खड़ा हुआ और बंद हो गया। बस ये देखना था कि हम उस घर से जी जान लगा कर भागे। बाहर निकलने के बाद
हमने तुरंत जो हमारा दोस्त खड़ा हुआ था उसका हाथ पकड़ा और उसे बाइक की तरफ लेकर भागने लगे। हम बाइक के पास पहुंचने के बाद उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा, मैं तो तुम लोगों से पहले ही कह रहा था कि भूत होते हैं, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं माने। फिर हम सभी लोग बाइक पर बैठकर उस जंगल से बाहर भाग कर आ गए। घर आने के बाद मेरे जो सबसे छोटे वाले कज़िन की तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे लगभग 4-5 दिन तक बुखार रहा। फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया। दोस्तों, उस दिन ये बात समझ में आ गई कि आत्माएं सच में होती है। जिसने नहीं देखा या नहीं महसूस किया, मानो वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। लेकिन जो आत्माओं को देख लेता है, हमारे गांव में मैंने सुना हूँ कि वो पागल ही हो जाता है। और बल्कि एक आदमी को ऐसा भी देखा हो जो आज भी पागलों की तरह घूमता है। कहा जाता है कि उसने कई सालों पहले एक आत्मा को देखा था। तो दोस्तों, ये थी रामू की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अजीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजीत है। दोस्तों, ये घटना जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ये घटना सच में दिल दहला देने वाली है। बात 1995 की है। मेरी उम्र कुछ 15 साल की थी। मैं जिस जगह पर रहता था, हमारे गांव में वैसे तो बहुत कम घर थे, लेकिन जहां पर हमारा घर था वहां से जो दूसरे घर थे वो लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर घर बने हुए थे। सभी के घर के बाहर बड़ा सा आंगन हुआ करता था। हमारा भी अच्छा बड़ा घर था और घर के बाहर का आंगन भी बहुत अच्छा था। मेरी फैमिली में हम बहुत सारे लोग थे, यानी कि जॉइंट फैमिली में लोग रहा करते थे। कुछ 8 या 9 लोग हम लोग रहा करते थे। तब मेरे पापा एक दिन काम से बाहर गए हुए थे। उन्हें आने में 2-3 दिन लगने वाले थे। हम ये बात जानते थे। उस समय हमारे गांव में एक ही स्कूल हुआ करती थी। वो स्कूल में ही सभी लोग पढ़ते थे। मैं अगले दिन, यानी कि आज समझो मेरे पापा बाहर गए और अगले दिन मैं अपने स्कूल गया। वहाँ से आते समय मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आज हमारे घर चल, वहाँ पर कुछ देर खेल लेना और फिर अपने घर पर चले जाना। मैं इस पर मान गया क्योंकि मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती नहीं थी, लेकिन अगर स्कूल से आने में लेट हो जाए या होमवर्क कंप्लीट नहीं हो, किसी भी काम के लिए पापा बहुत डांटते थे। हम सभी लोग पापा से डरते थे। मेरे पापा घर में सबसे बड़े थे, उनकी हर कोई इज्जत करता था। जब मुझे ये बात पता थी कि पापा नहीं है, तो मैं हंसी खुशी अपने दोस्तों के साथ उनके घर चला गया और ये सोचा कि खेल कर मैं अपने घर लौट जाऊंगा। जब मैं अपने घर शाम में 7 बजे लौटा, तब मैंने देखा कि मेरी जो छोटी बहन थी उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी बहन और मुझ में 2 ही साल का फ़र्क था। मैंने मम्मी से पूछा कि इसको क्या हुआ। मम्मी ने कहा कि इसको बुखार हो गया है और तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा कि इसकी दवाई कुछ लेके आए हो। मम्मी ने कहा कि हाँ, इसकी दवाई तो लेकर आए हैं। दवाई खिलाए लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं ये सोचने लगा कि शायद कुछ दिन में ठीक हो जाएगी या कुछ समय में ठीक हो जाएगी। शायद मैं यहाँ पर गलत था, क्योंकि अगले 2-4 दिन के बाद भी मेरी बहन की तबीयत नहीं ठीक हो रही थी। फिर पापा इतने में आए। पापा ने आकर घर में सबको पूछा कि इसकी तबीयत ख़राब है तो इसे कोई अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। घर वालों ने कहा कि दवाई तो लेकर आए थे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हम लोगों के पास उस समय इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे। पापा ने कहा कि ठीक है, हम आज का दिन देखते हैं। पापा कुछ शाम में आए थे 8 बजे के करीब। कहने लगे कि आज की रात और आज का ये दिन निकल जाए, फिर हम कल जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अगली सुबह मेरी बहन की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। जब हम लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि बस खाली बुखार ही है इसे। पता नहीं क्यों फिर भी वो ठीक ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और उसकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं था। अब घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगे कि अचानक एक शाम में घर के बाहर से एक आदमी गाय के लिए रोटी मांगते हुए जा रहा था। जब मेरी मम्मी ने बाहर निकलकर उसे रोटी दी तो मम्मी को देखकर कहने लगा कि तेरी एक बेटी है जिसके ऊपर किसी आत्मा का साया है और बहुत जल्दी
वो आत्मा तेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाएगी। मम्मी ने उनकी ये बात सुनी और वो तुरंत घर में आकर सबसे कहने लगी, लेकिन घर पर मम्मी की बात पर कोई भी विश्वास नहीं किया। पापा भी घर पे थे। पापा ने उल्टा मम्मी को डांट लगाई कि कुछ भी बोल रही है तू, पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो आदमी तो वहाँ से चला गया। मम्मी मेरी बहन को ही देखकर ये सोच रही थी, क्या सच में इसके ऊपर कोई आत्मा का साया है या वो आदमी ने ऐसे ही कुछ बोला। अजीब बात ये थी, मम्मी आज भी ये बात कहती है कि उस आदमी को कैसे मालूम कि मेरे पास एक बेटी भी है और उसकी तबीयत खराब है। उसने तो पहले कभी हमें देखा नहीं था, ना ही वो हमें जानता था, तो उसको ये बात अपने आप कैसे पता चली। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद मेरी बहन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब वो खुद से उठकर एक गिलास पानी तक नहीं ले सकती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अभी क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी समाधान समझ में नहीं आ रहा था। कुछ 2-3 दिन के बाद ही जब उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, तब वो आदमी दोबारा गाय के लिए रोटी मांगने के लिए हमारे घर के पास आया और कहने लगा कि तेरी बच्ची अब कुछ ही दिन की मेहमान है। बस उसका इतना कहना था कि मम्मी वहीं उसके पैरों पर गिरकर रोने लगी। कहने लगी कि मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को क्या हुआ है। वो आदमी घर में आया। घर में आने के बाद उसने मेरी बहन को देखा। जैसे ही वो मेरी बहन के पास गया, अब तक मेरी बहन उठकर खड़े नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो उस आदमी को देखकर एक जाड़ी आवाज़ में चीखने लगी और कहने लगी, इसको यहाँ से अभी के अभी निकालो। पापा को लगा कि शायद उसकी तबीयत और ना ख़राब हो जाए, तो पापा ने उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पापा को घूर कर देखा। पापा एकदम से शांत हो गए। उसने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली मेरी बहन के माथे पर रखा और उसके बाद मेरी बहन एकदम शांत होकर अपने बिस्तर पर लेट गई। यूँ कहिए कि आंखें वगैरह भी बंद कर ली। हमें तो ऐसा लगा कि शायद मर गई। उसने हम लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सब पीछे हो जाओ, कोई भी नज़दीक नहीं आना। सब दूर खड़े थे। फिर वो कुछ झाड़ फूँक करने लगा। अगले ही 2 मिनट में मेरी बहन उठकर खड़ी हुई और उसने उस आदमी पर हमला करने की कोशिश की। वो आदमी ने तो अपनी जान बचा लिया और उसके बाद मेरी बहन फिर से वही जाड़ी आवाज़ में कहने लगी, इसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इसे हो क्या रहा है, हमारे तो समझ के परे था। फिर उस आदमी ने कहा कि इस समय झाड़ फूँक करना ठीक नहीं होगा, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं शाम में दोबारा लौट कर ज़रूर आऊँगा। पापा ने उससे कहा कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और दोबारा हमारे घर पर रोटी मांगने के लिए भी नहीं आना। पापा ने उसे बहुत चिल्लाकर घर से निकाल दिया। वो आदमी भी चुपचाप चला गया। मम्मी रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मम्मी की बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था। और रही बात मेरी बहन की, तो वो फिर से अपने बिस्तर पर जो लेटी तो वो उठी ही नहीं। उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी, शायद वो बेहोश हो चुकी थी। कुछ समय के बाद रात के कुछ 1 बजे जब पूरा घर एकदम शांति से सो रहा था, अचानक एक आवाज़ आई। वो आवाज़ की वजह से घर के सभी लोग उठकर बैठ गए और देखने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब किचन में गया तो जाकर हम लोगों ने देखा कि मेरी बहन बड़े से मटके को मुंह लगाकर पानी पी रही थी। वो मटका इतना हैवी था कि मेरे जैसे 2 लोग भी मिलकर उसे नहीं उठा पाते, और वो पानी से भरा हुआ था तो उसका वज़न और ज़्यादा था। वो पानी पीने के बाद मटका ज़मीन पर फेंक दिया, जिसके बाद मटका फूट गया और पूरा फर्श गीला हो चुका था। फिर वो उसी जाड़ी आवाज़ में खाने के लिए खाना मांगने लगी। इतनी रात में उसे खाना कहाँ से देते। मम्मी ने कहा कि 2 मिनट रुक जा, मैं अभी तेरे लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मैं खुद खाऊंगी। और वो अपने आसपास चीज़ों को देखने लगी। उसे जब कुछ नहीं दिखा तो उसने हमारे चिड़िया का पिंजरा खोला और उसमें से चिड़िया निकाल कर अक्खी चिड़िया मुंह में डालकर चबाकर खा ली। वो इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था देखने के लिए कि मानो मेरे पैर कांपने लगे।
मैं मम्मी को बोलने लगा, इसे क्या हो गया है। तभी मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख के मेरा मुंह बंद करवाया। उसके बाद देखते ही देखते वो एक एक चिड़िया निकाल कर लगभग 4 चिड़िया खा चुकी थी। पापा ने उसे जोर से घसीटा और धक्का दिया, लेकिन वो जमीन पर गिरी नहीं बल्कि पीछे हुई और हवा में उड़ने लग गई। ये देखना था कि अब पूरा घर डर के मारे कांप रहा था। सब समझ चुके थे कि सुबह में वो जो आदमी सारी बात कह रहा था वो बिल्कुल सच थी। पापा ने और मेरे चाचा लोगों ने मिलकर मेरी बहन को पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। कमरे से रात भर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब अगली सुबह होते ही घर के सभी लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पूरा दिन ढूंढने के बाद में भी वो आदमी किसी को कहीं नहीं दिखाई दिया। पापा शायद अब समझ चुके थे कि वो आदमी का मिलना तो नामुमकिन है, शायद मैं अपनी बच्ची खो दूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। शाम के 6:30 बजे वो आदमी फिर से हमारे दरवाजे पर था। इस बार भी वो अपनी गाय के लिए रोटी मांगने आया था। उसे देखना था कि सभी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जाग गई। मम्मी ने उसे तुरंत अंदर बुलाया। वह आदमी बहुत अच्छा था। शायद इतना किसी की बात सुनने के बाद कोई अंदर नहीं जाता, लेकिन वो अंदर आ गया। आकर जैसे ही मेरी बहन के कमरे के पास पहुंचा ही था कि कमरे से आवाज़ें आना शुरू हो गई, इसे भगा दो, इसे अंदर मत लाना। अजीब बात यह थी कि मेरी बहन ने तो उसे देखा भी नहीं था, तो उसे कैसे पता कि दरवाजे के बाहर वही आदमी खड़ा है। उसने कहा कि अब अंदर कोई नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। वो अंदर चला गया और लगभग आधे घंटे के बाद वो अंदर से बाहर निकला। जब वो बाहर निकला तब उसके कपड़े भी फटे हुए थे और शरीर पर कुछ जख्म थे। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि मेरी बहन ने उस पर हमला किया था, लेकिन अंदर मेरी बहन का क्या हाल था ये जानने के लिए हम सब पागल हो रहे थे। वो बाहर निकला और उसने दरवाजे को कड़ी लगा दी। कहने लगा, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ ये दरवाज़ा कोई नहीं खोलना। पापा ने और चाचा लोगों ने उस आदमी से बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची जल्दी अच्छी हो जाए तो मेरे आने तक ये दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना, और जब तक मैं कुछ ना बोलूँ तब तक कुछ मत करना। सभी लोगों ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कब तक आएंगे? तब उसने कहा कि मुझे आने में 1 से 2 दिन लगेगा, और इतना कहकर वो निकल गया। रात के समय ठीक 1 बजे मेरी बहन के कमरे से आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो अंदर अपनी आवाज़ में मेरी मम्मी से खाना मांग रही थी। मम्मी ने कहा कि रुक जा, मैं तुझे कुछ बना कर देती हूँ। वो कहने लगी, नहीं, मुझे बना कर मत दे, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस दे। मम्मी ने कहा कि घर में हमारे मांस कहाँ बनता है। वो कहने लगी, कहीं से भी ला के दे, और रोने लगी। वो चीखने चिल्लाने लगी, शायद उसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पापा ने भी जब उसका इतना रोना देखा तो पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ। पापा पता नहीं कहीं बाहर चले गए। काफ़ी समय के बाद कुछ मांस का टुकड़ा लेकर आए, और लाने के बाद उसे घर के दरवाजे से नहीं बल्कि उस रूम की जो खिड़की थी वहीं से फेंक कर दे दिया। और हम लोगों ने बिल्कुल साफ साफ आवाज़ें सुनी कि वो अंदर बैठकर मांस खा रही थी। जो मांस में हड्डियां लगी हुई थी, उस हड्डियों को वो इतनी आसानी से तोड़ रही थी जैसा मानो एक आदमी के लिए छोटी सी लकड़ी हो। वो हड्डियों की टूटने की आवाज़ भी हम लोग बिल्कुल साफ सुन पा रहे थे। वो खाने के बाद वो कहने लगी, मुझे पानी चाहिए, लेकिन दरवाज़ा तो हम खोल नहीं सकते थे। पापा ने पानी का एक गिलास लिया और उसी खिड़की से जाकर उसे देने लगे। जब पापा उसे गिलास दे रहे थे तब उसने पापा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन पापा ने अपना हाथ बचा लिया और वो पापा पर शायद हमला भी कर रही थी। पापा ने अपना हाथ जब बचाया तो पापा का हाथ भी जख्मी हो चुका था। पापा घर में आकर रोने लगे, कहने लगे कि एक आदमी बाहर सबसे लड़ सकता है, लेकिन घर की ही अगर हालत ख़राब हो जाए तो वो टूट जाता है। और पापा को सभी लोग घर के चुप करा रहे थे। अगला दिन भी हम लोगों पर बहुत भारी बीता। उस कमरे से आवाज़ें आते रही। देखते ही देखते बाद गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोगों को पता चल चुका था।
अब करना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। जो आदमी 1-2 दिन का बोलकर गया था वो आज तो नहीं आया। हो सकता है कि वो कल आ जाएगा। आज की एक रात कटनी बाकी थी। जब रात हुई तब 1 बजे फिर से मेरी बहन के कमरे से आवाज़ें आना शुरू हुई। उसे भूख लगी थी और जैसा पिछली रात में सब किए थे हम लोगों ने वैसे ही करना पड़ा। उसे मांस के टुकड़े लाकर दिए गए और पानी दिया गया। एक अजीब बात इसमें यह भी थी कि वो कच्चा मांस का टुकड़ा खा रही थी। उसे देखकर एक घिन सी आ रही थी, डर लग रहा था। अगले दिन शाम के कुछ 5:30 बजे हमारे घर पर वही आदमी आया। उसने कुछ सामान भी अपने साथ लेकर आया था। कहने लगा कि जब मैं कमरे के अंदर जाऊं तब कमरे का दरवाज़ा कोई नहीं ठोकना, और कमरे में क्या हो रहा है चाहे कितने ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आए, कमरे का दरवाज़ा खोलना नहीं और ना ही तो जानने की कोशिश करना कि अंदर क्या हो रहा है। हो सकता है कि मैं 1 घंटे में बाहर आ जाऊं या हो सकता है कि मुझे 2-3 घंटा लग जाए। वो ये बात बोलकर कुछ 6 बजे कमरे के अंदर चला गया। दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि वो आदमी रात के 11:15 बजे बाहर आया। इतनी देर उसने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन कमरे से आवाज़ें जो आ रही थी वो दिल दहला देने वाली थी। जब वो आदमी रात के 11:15 बजे बाहर निकला तब वो एकदम निढाल हो चुका था। जैसा होता है ना, किसी आदमी को बहुत समय से खाना पानी नहीं मिले और वो भूख से एकदम निढाल हो जाए, बस उसे खाना चाहिए। वो आदमी की भी हालत कुछ वैसी थी। बाहर निकलकर उसने पानी पिया और मेरी बहन को आवाज़ लगाई। मेरी बहन बाहर आई। मेरी बहन एकदम से नॉर्मल हो चुकी थी। हाँ, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और चेहरा सूखा सूखा था। उसने कहा कि 2 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब वो जाने लगा तब मेरे पापा उससे माफ़ी मांगने लगे कि हम लोगों ने आपको समझा नहीं और आपको बुरा भला कह दिया। वो मुस्कुराया, कहने लगा कि कोई बात नहीं। वो जब जाने लगा तो लोग उससे पूछने लगे कि क्या हुआ था, क्या बात थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कहने लगा कि बाद में कभी समय मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। दिन फिर ऐसे बीतते चले गए। कई दिनों के बाद वो आदमी एक बार फिर हमारे घर के बाहर आया। जब घर वालों ने उसकी आवाज़ सुना तो सभी लोग एकदम से भागकर दरवाजे पर पहुंचे। उसे देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। पापा ने तो जाकर उसे अपने से गले लगा दिया। फिर पापा ने उसे घर के अंदर बुलाया, उसे खाना परोसा, वो खाना खाया। उसके बाद पापा ने कहा कि आप कहाँ थे इतने दिन से और आ क्यों नहीं रहे थे। वो कहने लगा कि जो मैंने उस दिन आपकी बेटी पर से उतारा वो मैंने अपने शरीर में ले लिया था और उससे मुक्ति पाने के लिए मुझे इतने दिन लग गए। पापा ने कहा कि इससे तो आपकी जान भी जा सकती थी। वो कहने लगा कि दूसरों का अच्छा करने में अगर जान भी चले जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात उसकी सुनकर पापा की आंखों से आंसू आ गए। फिर उसने बताया कि दरअसल मेरी बहन जो हमारे घर के पीछे बड़ा सा बाग था वहाँ पर जब खेल रही थी तो उसने खेलते खेलते पेड़ पर बहुत पत्थर मारे और इसी वजह से उस पेड़ के ऊपर जो चुड़ैल का बसेरा था उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। फिर वो चुड़ैल तुम्हारी बच्ची के शरीर को अपना घर बना ली और बात इतनी बिगड़ गई। उसके बाद हम लोगों ने उनसे पूछा तो क्या वो आत्मा नहीं थी या वो चुड़ैल थी। वो मुस्कुराए, कहने लगे आत्मा हो चुड़ैल हो जो कुछ भी था चला गया, ये शुक्र मनाओ। हम सब बहुत खुश थे कि सारी चीज़ें एकदम ठीक हो गई है। फिर उन्होंने जाते जाते कहा कि अगली बार सूरज डूबने के बाद किसी भी पेड़ पक्षी या जानवर को कभी मत सताना। हम लोगों ने भी कहा कि हाँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से वो कई बार हमारे पास आए और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमारे घर के पास आए, गाय के लिए रोटी मांगी। हम लोगों ने घर में बुलाकर उन्हें खाना खिलाया और वो खाना खाकर पता नहीं एक बात बोलकर चले गए कि अब हमारा मिलना नहीं होगा। हमने कई बार उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि वो दिन के बाद से लेकर आज तक वो कभी भी हमें दिखाई नहीं दिए। उनका नाम क्या था, उनका पता क्या था, हमें कुछ नहीं मालूम। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो
उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।